सब मेहमानों को विदा करने के बाद श्याम के शरीर का पोर पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर जब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा पैर भाई भाई कर रहा था। सोचा क्यों ना एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर श्याम ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज़ दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर श्याम मन ही मन सोचने लगा कि प्रीति से भी पूछ लेता हूँ, बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। श्याम ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया तो प्रीति की महीन सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? श्याम बोला। प्रीति मैं हूँ। अंदर जाकर देखा प्रीति एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। ना होठों पर लिपस्टिक, ना आँखों में काजल, ना ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि श्याम कोई पुरानी सोच रखता था, पर प्रीति के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। श्याम ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो प्रीति, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। और यह कहते हुए प्रीति का स्वर इतना सपाट था कि श्याम उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन श्याम सोच रहा था कि ना जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की उन्हान हो जाती है, पर प्रीति तो ना जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को श्याम कितने अरमान के साथ प्रीति के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थी, पर उसने देखा प्रीति गहरी नींद में सोई हुई है। श्याम को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन श्याम अपने दोस्त भोला से यह बात बोल ही रहा था तो भोला हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है। कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आती है। ठीक, उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात श्याम और प्रीति अपने हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे थे। श्याम ने खुश होते हुए कहा, प्रीति पैकिंग करने में मदद करूं क्या? प्रीति ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू, वह मैंने कर ली है। श्याम को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रीति का बस एक छोटा सा बैग था, जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और 3 जीन्स थी। प्रीति से बड़ा तो श्याम का ही बैग था। श्याम के जीवन में प्रीति पहली लड़की नहीं थी, उसकी पहले भी गर्ल किड रह चुकी है। लड़कियों को तो कपड़ों, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी प्रीति के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। श्याम तो प्रीति की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गाली पर पड़ते गहूँ, उठे हुए चीक बाँस और लहराते काले घुंघराले बाल। प्रीति का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर प्रीति ऐसे सहम गई जैसे श्याम उसका पति नहीं, कोई अजनबी हो। श्याम ने सोचा शायद प्रीति हनीमून में थोड़ी खुल जाए। रात को प्रीति बाथरूम से नहा कर निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहनी थी। श्याम का सर्वांग जल गया। श्याम झंझला कर बोला, प्रीति तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? प्रीति कुछ न बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। श्याम घबरा गया और बोला, प्रीति मेरा वह मतलब नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? प्रीति धीमे से बोली, श्याम मुझे कुछ टाइम दे दो। प्रीति मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो। हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश श्याम ही करता रहा था। प्रीति यहाँ होकर भी नहीं थी। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाया है। प्रीति का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार श्याम को अंदर तक जला देता था। श्याम जैसे ही रात में प्रीति के करीब जाने की कोशिश करता, प्रीति की दिग्धी बंध जाती। श्याम को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो।
श्याम का मन सिहर उठता और वह प्रीति को परे धकेल देता। कभी श्याम को लगता कि प्रीति के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि क्या प्रीति को कोई समस्या है। मॉरिशस से सीधे श्याम और प्रीति मुंबई चले गए, जहां श्याम की नौकरी थी। अगले दिन श्याम के ऑफिस जाने के बाद प्रीति ने घर की काया पलट ही कर दी थी। श्याम जब लौटा तो चकित रह गया। प्रीति की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में श्याम के साथ रच बस गई थी। एक दिन श्याम प्रीति से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी थी। प्रीति ने कहा, नहीं श्याम, मैं ठीक हूँ। श्याम को याद आया कि प्रीति को उसने कभी अपने घर बात करते नहीं देखा और ना ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। रात के 8 बज गए थे। श्याम अभी तक दफ्तर से नहीं आया था और प्रीति बेचैनी से श्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही श्याम ने घंटी बजाई, प्रीति दौड़ आई और बोली, कहाँ चले गए थे? श्याम मुस्कुराते हुए बोला, प्रीति कपड़े बदल ली, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। प्रीति एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकली थी कि तभी श्याम बोला, रुको। फिर शिफॉन का मैरून रंग का गाउन निकालकर प्रीति को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब प्रीति तैयार होकर आई तो श्याम बोला, प्रीति आज इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखों नहीं ठहर रही है। मेरी प्रीति शर्माते हुए बोली, श्याम तुम कुछ भी बोलते रहते हो। श्याम कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम प्रीति हंसी तो। डिनर करते हुए श्याम ने प्रीति से उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही प्रीति चुप हो गई। श्याम को इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो प्रीति के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 माह बीत गया था। प्रीति बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। श्याम की पसंद नापसंद को प्रीति जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसे छोटी सी बात को भी वह श्याम से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला प्रीति अपने आप से लेने में सक्षम नहीं। श्याम धीरे धीरे प्रीति को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा था। जो प्रीति घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु प्रीति और श्याम का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्यौहार आ गया था। श्याम ने प्रीति के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियाँ ले आया था। करवा चौथ से 1 दिन पहले वह शाम को ही आ गया था। उसने प्रीति को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में श्याम ने प्रीति को अपने हाथों से खाना खिलाया तो प्रीति बोली, श्याम आई एम वेरी हैप्पी। श्याम बोला, प्रीति मैं कब हैप्पी बनूंगा? प्रीति श्याम की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को प्रीति इतनी सुंदर लग रही थी कि श्याम अपने आप को रोक नहीं पाया था, पर प्रीति के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अभी श्याम की ये लगने लगा था शायद वह ही नामर्द है, जिस कारण प्रीति को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। श्याम इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह 3 से 4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा। जब उसने प्रीति को बताया तो प्रीति अपना सामान भी रखने लगी। तभी श्याम बोला, प्रीति मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर ही अपनी कंपनी एंजॉय करो। प्रीति को श्याम से यह उम्मीद नहीं थी, पर यह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन श्याम लौटा तो प्रीति श्याम से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। प्रीति तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों का क्या करूँ?
क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? प्रीति बोली, श्याम ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सज़ा है, वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। अचानक प्रीति ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। श्याम सकते में आ गया। क्या यह शादी प्रीति के लिए सज़ा है? श्याम को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि प्रीति से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। प्रीति के मुंह से बात तो निकल गई थी, पर उसे समझ आ गया था कि श्याम आहत हो गया है। शाम को जब प्रीति श्याम के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, श्याम मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्रीति मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। प्रीति भर्राई आवाज़ में बोली, श्याम पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे, शायद घर से चले जाने को भी कह दे। श्याम मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। श्याम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, प्रीति मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी तब मेरी ज़िंदगी में प्रकाश आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था। श्याम प्रकाश के साथ मैं थोड़ा आगे तक निकल गई थी, जिसे हमारे समाज में गलत मानते हैं। मैं उसके प्यार में बावरी हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़का देखने लगा तो मैंने अपने परिवार को प्रकाश के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे लोग उस जाति से हैं जो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं और आर्थिक रूप से भी प्रकाश का परिवार अधिक संपन्न नहीं है। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। मैंने प्रकाश को जब सारी बात बताई तो उसने कहा, कुछ सोचने का समय दो। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं रात को घर से निकल गई और प्रकाश के फ्लैट में पहुंच गई। प्रकाश मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके दो और दोस्त जो वहीं उसके साथ रहते थे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर प्रकाश मुझे एक कमरे में ले गया और बोला कि चलो आज फिर से सुहाग रात मना लेते हैं। मैं घबरा गई और बोली कि प्रकाश प्लीज़ अभी नहीं, तुम कुछ भी करो पर मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इस पर प्रकाश हंसते हुए बोला कि जान, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही प्रकाश को धक्का दिया तो वह तिलमिला उठा और बोला कि निकलो यहाँ से, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। जाकर पहले सेक्स एजुकेशन लो, फिर शादी वादी के बारे में सोचना। निहायत ठंडी हो तुम। पहली बार भी तुम एक लाश की तरह पड़ी रही थी। जब मैं प्रकाश के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया, भैया ने 3 से 4 थप्पड़ लगा दिए, पापा मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। सबने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया। किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। चाहती थी कोई तो मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। श्याम मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने प्रकाश पर भरोसा किया, पर कभी लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता है। फिर लगता है शायद प्रकाश ठीक ही कहता है, मैं सेक्स के लायक नहीं हूँ। आप लोग कब आए, कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। और फिर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंध गई, पर फिर भी वह आगे बोलती रही, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं आज तक तुम्हारे साथ
पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ, शायद मैं कभी किसी पुरुष को खुश नहीं कर पाऊँगी। श्याम सारी बातें सुनने के बाद बोला, प्रीति तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? तुम्हें प्रकाश जैसे लड़के ने कुछ भी कहा और तुमने उसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करा दूंगा, अन्यथा खुद को इन पूर्वग्रहों से मुक्त करो। प्रीति झिकते हुए बोली, श्याम क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? प्रीति उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियाँ आई थी। प्रीति फिर सहमते हुए बोली, अगर मैं आपको पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो प्रीति मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नज़दीकी से अधिक जरूरी है। फिर डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो, खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, प्रकाश और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वह सही है या गलत है मुझे नहीं पता है, पर उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। प्रीति लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। श्याम आगे बढ़कर प्रीति को गले लगाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। प्रीति ही चुपके से श्याम के गले लग गई। तब श्याम को ऐसा महसूस हुआ मानो आज वास्तव में प्रीति अपने अतीत से मुक्त होकर उसकी बाहों में पिघल रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।